पढ़े आगे। 3 व्यू पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े? सैनिक विद्रोह, सामंती विद्रोह और धार्मिक। ये तीनों व्यू किसने दिए? अंग्रेजों ने कहा ये सैनिक विद्रोह हो सकता है, हमने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि भाई इसमें सैनिकों के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे, सारे सैनिक इसमें शामिल नहीं हुए थे, बहुत सारे सैनिक तो तुम्हारी तरफ और थे। अंग्रेजों ने कहा सामंती विद्रोह था, हमने कहा ना साहब, सामंती विद्रोह भी नहीं था, और सामंती विद्रोह होता तो केवल राजाओं के खिलाफ होता, लेकिन यहां पर तो सामंत दिल्ली तक जा रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई था उसको क्या दे रहे थे? शरण दे रहे थे। अंग्रेजों ने कहा धार्मिक विद्रोह था, ईसाई मिशनरी प्रचार कर रहे थे, हिंदू मुसलमानों उनके खिलाफ क्या रचा? षड्यंत्र। पर हम कहते हैं कि राजस्थान में को ज्यादा प्रचार प्रसार भी। फिर क्या है, जब हम अंग्रेजों की कोई बात नहीं मान रहे फिर हमारा क्या व्यू है? तो हमने कहा ये हमारी आजादी का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? स्वतंत्रता संघर्ष था हमारा। क्या था? लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, स्वतंत्रता संघर्ष। फ्रीडम स्ट्रगल। शांति रखो यार, क्या है बताओ। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष कैसे, देखो। हाँ, फाड़ दे, फाड़ फाड़ फाड़। तूने क्यों लिया आगे? और आगे एक दूसरे को देने पर्चियां नहीं भेजनी, मैंने आपको 10 बार मना किया है, पर्चियां नहीं भेजनी, वरना मैं कैमरे में चेक करूंगा किसने भेजी, उसको मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। ये गलत तरीका है। आप इतना कॉमन सेंस भी नहीं रखते कि आपकी पर्ची से 10 अन्य लोगों की पढ़ाई खराब होती है। और यदि इतनी भी बात नहीं पता तो आरएस की तैयारी बंद करनी चाहिए आपको। आप क्लास में खड़े होकर पूछ लें, क्या कभी मना किया आपको क्लास में खड़े होकर पूछने के लिए? क्या क्या जवाब नहीं दिए गए आपके? क्या समोसे बंटोगे हैं अभी? थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में खा लो तो। अभी खाओगे? पहले ये पॉइंट कंप्लीट कर दें यार, एक 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 पॉइंट कंप्लीट कर दें ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा ये मानना था कि क्या था हमारा? स्वतंत्रता संघर्ष। कैसे? तो अब अंग्रेजों ने पूछा भाई किस बात की आजादी? तो हमने कहा हमारे देश की आजादी। कौन से देश की आजादी? तो भारत देश की आजादी। तो अंग्रेजों ने कहा वो तो था ही नहीं भाई, तुम्हारे तो मेवाड़, मारवाड़, पटियाला, भोपाल, हैदराबाद, बड़ौदा, कश्मीर सब अलग अलग थे। तो कैसे? तो हमने कहा मान लिया यार अलग अलग थे, पॉलिटिकली हो सकता है कि हमने पटियाला का राजा अलग बनता है, बड़ौदा का अलग बनता, भोपाल का अलग बनता, हैदराबाद का अलग। पर एक बात नोटिस करो यार, पूरे भारत में जहां भी क्रांति हुई सारे के सारे दिल्ली गए। सारे के सारे कहां गए? क्यों दिल्ली क्यों गए? क्योंकि दिल्ली हमारे देश का मुख्य केंद्र। हमारे देश का मतलब देश तो है, तभी तो उसका मुख्य केंद्र दिल्ली है। सबने बहादुर शाह जफर को नेता मान लिया। क्यों? क्यों? हमारे देश का मुगल बादशाह। कौन से देश का? इसका मतलब देश नाम की चीज तो है, भले ही पॉलिटिकली बांट रखा हो, पर हमारे दिमाग में एक था कि हमारा देश भारत है, भारत का मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह का नाम क्या? बहादुर शाह जफर। तो सब क्रांतिकारियों का दिल्ली जाना, सभी का बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लेना, समाज के अलग अलग वर्गों का शामिल हो जाना, किसान भी, मजदूर भी, राजा भी, सामंत भी, युवा भी, महिलाएं भी, सबका शामिल हो जाना, ये दिखाता है कि उनका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों से तो हमें क्या प्राप्त करनी है। इसका मतलब हमारा क्या था? लिखो, सभी विद्रोही क्रांति के दौरान दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट। सभी विद्रोही क्रांति के दौरान दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट। सभी विद्रोही क्रांति के दौरान दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग रिवोल्ट। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। क्रांति में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑल क्लासेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। क्रांति में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑल क्लासेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। क्रांति में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑल क्लासेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। अतः यह कहा जा सकता है, सो वी कैन से दैट, अतः यह कहा जा सकता है, सो वी कैन से दैट
कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति हमारा स्वतंत्रता संग्राम था. We can say that revolt of 1857 was our freedom struggle. 1857 की क्रांति हमारा स्वतंत्रता संग्राम था. Revolt of 1857 was our freedom struggle. 1857 की क्रांति हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था. रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज आवर फ्रीडम स्ट्रगल. दो लोगों के बारे में देखो, एग्जांपल देते हैं. एक इतिहासकार में अपने नाथूराम खड़गावत. कौन वे? नाथूराम खड़गावत कहते हैं कि जितने भी विद्रोही थे उन विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी. किसके प्रति? बहादुर शाह जफर और नाना साहब दोनों के प्रति क्या थी? सहानुभूति. उनको अच्छा बता रहे थे, उनकी कोई भी कमी बता, और सब में अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी. एक भी विद्रोही अंग्रेजों से कोई भी प्रकार का प्रेम दिखाता, एक भी विद्रोही बहादुर शाह जफर के प्रति कोई नफरत दिखाता, इसका मतलब एक ही था कि अंग्रेज निकले, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा. ऐसा कौन कहते हैं? एक अंग्रेजों का एक ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग नसीराबाद में थी. पोस्टिंग कहां थी? प्रिचार्ड. प्रिचार्ड कहता है कि जब क्रांति शुरू हुई थी तब तो सैनिक विद्रोह थी. शुरू हुई थी तब तो क्या थी? पर धीरे धीरे वो स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी. धीरे धीरे किसमें बदल गई? तो हमने कहा हमारी तो मनमानो. प्रिचार्ड तो कह रहा है कि शुरू किससे हुई थी? सैनिक विद्रोह से. बदली किसमें? इसका मतलब हमारे वाला क्या था? स्वतंत्रता संग्राम. दो लाइनें और लिख लो. नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथूराम खड़गावत, विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी. रिबेल सेड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब. विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी. रिबेल सेड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब. रिबेल सेड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब. तथा अंग्रेजों के प्रति उनमें घृणा भरी हुई थी, तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी. एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी, तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी. एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी. दे हैड अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी. विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी, तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी. रिबेल सेड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब एंड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. लास्ट लाइन लिखो. प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ड, प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ड, प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ड, क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी. रिवोल्ट वाज स्टार्टेड एज ए सिपोई म्यूटिनी. क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी. रिवोल्ट वाज स्टार्टेड एज ए सिपोई म्यूटिनी. क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी. रिवोल्ट वाज स्टार्टेड एज ए सिपोई म्यूटिनी. क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी. रिवोल्ट वाज स्टार्टेड एज ए सिपोई म्यूटिनी. लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी. इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी. बट ग्रेजुअली इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल. इन दोनों की किताबों के नाम लिख लो. आप ले आओ, बोले बांट दो. नाथूराम खड़गावत सर की बुक का नाम लिख लो और प्रीचार्ड की बुक का नाम लिख लो. नाथूराम खड़गावत की प्रीचार्ड की बुक का नाम लिख लेना भाई ना. नाथूराम खड़गावत की बुक का नाम क्या है? राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 57 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका. क्या है? चुपचाप बांट सकते हैं ना. और प्रीचार्ड की बुक का नाम क्या है? म्यूटिनीज इन राजपुताना.
उतार लिए किताबों का नाम? बताओ, खड़गावत वाली बुक का नाम बताओ। राजस्थान रॉयल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, 57 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। और प्रिचार्ड की बुक का नाम बताओ। म्यूटेनीज इन राजपुताना। म्यूटेनी मतलब क्रांति, राजपुताना में क्रांति। तब अंग्रेज राजस्थान को राजपुताना कहते भी थे। प्रिचार्ड था वहां। नहीं करना। ये आगे 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 दे दो। इतनी तू अकेला थोड़ी खाएगा। देख तेरे आगे पड़े, आगे बांट थोड़े। वहां रख ले, या तो तू इसमें प्लेट रख ले, ये बैग नीचे रख दे एक बार, यहां तेरी प्लेट रख ले। शांति से चुपचाप बैठे। तू नहीं खा रही? क्यों? व्रत है किस चीज का? गणेश चतुर्थी आज? आज क्या गणेश चतुर्थी है? किसने कहा तेरे को? आज चौथ है। कौन सी चौथ आज है? तेरे को कभी तो कहते गणेश चतुर्थी का, कभी कहती बुधवार का, कभी कहती चौथ का, कभी कहती बर्थडे का है। आज चौथ है पक्का? कौन से महीने की? पता तेरे को कुछ है नहीं? तो चौथ का तू व्रत रखती है क्या? और वो भी चांदनी चौथ का व्रत कौन रखता है? इधर देखना, छठ है आज है। छठ और सातम आज, झूठ बोल रही है। तेरे सिस्टर को भी नहीं बता, तेरे को भी नहीं बता। हाँ, तेरे को नहीं खाना मत खा, झूठे झूठे बहाने मत बना है। खाते, खाए थे कब? सुबह खा लिए थे, आज भी खा ले, तो कोई चौथ नहीं है आज। नवीन जी बताऊं? अरे पीछे जो अंधेरा कर रखा हो लाइट जलाओ पहले। इनके चेहरे देखने तो कौन है, कहां से आते हैं ये लोग। लाइट ऑन करो। स्प्रिंग बोर्ड में आने के बाद अंधेरा तो रहना ही नहीं चाहिए, उसके जीवन में उजाला ही उजाला चाहिए मेरे को। ठीक है, ये लाइट बंद करके दोबारा नहीं बैठना। कोई बात नहीं है, दूसरे बैच के स्टूडेंट बैठ भी गए होंगे, है तो वो भी अपने ही। चम्मच किसको नहीं मिली? चम्मच, चम्मच दो इधर। चम्मच, इनको प्लेट नहीं मिली। जिसको जो काम दिया है स्टाफ में, वो अपनी अपनी लाइन कंप्लीट करे, खत्म हो जाए, उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करे। और प्लीज थोड़ा जल्दी करे ताकि अपन दूसरी बिल्डिंग में भी चलेंगे। और अभी कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं होगा तब तक हम हमारा काम कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक। अरे इधर चम्मच नहीं है, चम्मच बांटने वाले कहाँ है? ये लाइन पूरी बाकी पड़ी है।
ये हलवा मिल गया, इनको चम्मच दो जल्दी से, जल्दी करो। 4 प्लेट किसको नहीं मिली? हलवे की प्लेट किसको नहीं मिली? समोसे की प्लेट, हलवे की प्लेट इनको नहीं मिली, गोड़ वाली। आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, जल्दी लेके जाओ जो खत्म हुआ है वो। कोई नहीं, अभी लो फ्री करवा देंगे, आप क्यों। ये हमारे लूण सिंह जी है, काम करते हैं, काफी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। भाई जो लाइन छोड़ी थी ना वहां से कंटिन्यू करो उसको, तो उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? और नहीं, पहले तो ये तो बांट दो, और लिया हो जाके नीचे, जा जा फटाफट और लेके जाओ नीचे। हाँ सर। हाँ 5 बजे तक है ना, 5 से 7 नहीं है वो, 5 बजे छुट्टी कर देंगे सभी बैच की। हाँ सभी बिल्डिंग की सभी बैच की कर देंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ भाई कौन सी लाइन में बांटने गए थे? हाँ भाई कोफ्ते किसको नहीं मिले, पहले हाथ खड़े करना ईमानदारी से। वो स्टूडेंट कैसे बच रहे, हाथ कैसे खड़े कर रहे? पक्का इस लाइन में, इस लाइन में कोफ्ते कौन बांट रहा था? अरे इस लाइन में कोफ्ते की जिम्मेदारी किसको दी थी मैंने? आपने पूरी बांटा डेढ़ तक, तो वो हाथ खड़े कैसे कर रहे हैं? अरे वो लास्ट में दीवार के पास, कोई बात नहीं, दिया हो 2-4 जने कह रहे हैं, वो नए बच्चे हैं अपन को उनसे फीस भी लेनी है भाई, ये कोफ्ता खिला दो कोई बात नहीं है। कितने जने बाहर खड़े हैं? 40 जने, 4 जने रोक के रखो उनको, 4 जनों को। रुक जाओ रुक जाओ, 4 नंबर में रुको, पहले बैच कंप्लीट होने दो। उनको बोला सामने वाले ऊपर से इधर आ जाए। भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हलवा नहीं मिला हो, एक बार नहीं मिला हो? प्लेट नहीं आई? अरे हलवे की प्लेट दो ना यार, पहुंचो वहां पे, वो कह रहे समोसे सभी को मिल गए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समोसे नहीं मिले हो? अरे भाई समोसे आ रहे हैं क्या, तो से बताओ ना यार। और संदीप ये डोने है ना, खोल के कट्टे में पटक ले, ताकि ये टाइम बचे यार अपने, बार बार उसमें लगे रहते हैं, 5 मिनट खराब हो जाते हैं। हलवा डाल के दो भाई, शाबाश जल्दी से। अब हलवे में बताओ कितने लोगों को नहीं मिला, हाथ खड़े करना। ये बाकी है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहुंचो पहुंचो। अरे हलवे की बाल्टी दोनों भर के फटाफट इनको जल्दी से। अरे एक बाल्टी डबोल लेते नहीं यार इसमें, ऐसे तो। क्लास कैसी चल रही है मुकेश सर की? है जल्दी 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 रवाना हो फटाफट। ले भाई ले भाई किशन जी, लो जल्दी लो, जल्दी भरो फटाफट। अरे भरते भरते भाई। जितेंद्र तुम इनको फ्री करो, यहीं पे लाइन बना लो, यहीं पे सीढ़ियों में नीचे, एक दीवार के साथ में, दीवार के साथ में प्लेट, और इनको फ्री करो फटाफट। हाँ कितने के समोसे किसको नहीं मिले भाई? हाँ तो समोसे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अरे एक काम करो, सारे 3 नंबर में बैठो आप, गड़बड़ है तुम्हारे तो, ऐसे तो मामले है। हाँ 3 नंबर में बैठ जाओ, बाद में देखें, 3 नंबर बैठो, रूम नंबर 3 में बैठ जाओ, 3 में जल्दी चलो। समोसे लेने कौन गया है? कब तक आएंगे, कल तक आ जाएंगे? जितेंद्र जा क्या दिखा, और वापिस आ जाना, जो गए वो तो आए नहीं, तुम तो वापिस आ जाना जल्दी। तो ये पूछ समोसे आ गए कि नहीं आ गए? ये कैरेट करो बाहर जल्दी से। कोफ्ता और किसको नहीं मिला भाई? भाई साहब अभी भी झूठ बोल रहे हो। अरे कोफ्ते दे दो यार उनको।
कहा तुम्हारी शादी में लेके जाओगे? दो फटाफट। ना सॉरी, शादी नहीं, एनिवर्सरी आने वाला है इनकी। मिल तो गया, एक बार तो मिल गया। ईमानदारी से ये तो बता दो, एक बार मिल गया कि नहीं मिला? कोफ्ता एक बार ईमानदारी से मिल गया कि नहीं मिला? अरे ये समोसे की जगह दो कोफ्ते डबल देना जिनको समोसे नहीं मिले उनको। कोफ्ते दे दो डबल ना है। हाँ दे दो, कोफ्ते दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दो दे दो, एक ही बात है। इनको वैसे कल तो खिलाए थे, आपको खिलाए थे ना समोसे। हाँ कोई बात नहीं है, इनको और बाद में टाइम आएगा तो और खिला देंगे। कौन सी लाइन अधूरी रह गई थी तो वहां के लिए आ रहे हैं अभी समोसे। और कोऑर्डिनेट करो, फोन करके दिखा जल्दी से। आज आपकी क्लास 5 बजे तक ही है, 5 बजे बाद आपकी छुट्टी है। हैं? अच्छा D16 बैच है क्या? मैं तो मेरे को खुश होंगे आज 5 बजे छुट्टी कर रहे हो। चलो बढ़िया है। समोसे किसको नहीं मिले थे भाई, हाथ खड़े करना। ये लोग हैं, कोफ्ते दे दो इनको एक एक। अरे कोफ्ते नीचे पड़े हैं, ये रे कोफ्ते भाई। दिखाई क्यों नहीं दे रहा आपको? जितेंद्र, मेरे को एम्बुलेंस में भर्ती करवाएगा क्या? जल्दी जा। तुम जाना यार, तुम समझदार आदमी लगते हो मेरे को। जाओ जाओ जाओ। ये समोसे कहां से नहीं मिले थे भाई, हाथ खड़े करना। ये लाइन से देखना। और कोफ्ते इनको मिल ही गए थे, कोफ्ते एक एक और दे दो उनको। है? और नहीं तो फिर अपने हलवा लोड करके वो तो पहुंचो वहां पे, दोनों में हलवे के भगोने लोड करके वो तो पहुंचो। अरे पहले हलवा मिल गया भाई सभी को, और किसी को चाहिए? किसको? हाथ खड़ा करना हलवा। अरे इनको दे देना ये हलवा, थोड़ा थोड़ा और चाहिए इनको। है? ठीक है तो पहुंच जाएंगे। अभी तो 4 ही तो बचे हैं, कर देंगे फ्री, चिंता मत करो। है? अरे हलवा और किसी को चाहिए क्या? अरे वो नरेंद्र सर को बोलना नीचे क्लास शुरू करे, मैं भूल के बोलना। अरे समोसे किसको नहीं मिले, हाथ खड़े करना। तो इनको कोफ्ते दे दो ना, क्या यार, एक एक और दे दो समोसे के बदले। जिस स्टूडेंट को समोसे नहीं मिले वो कोफ्ता एक एक और ले लो उसके बाबत में। कोफ्ता नहीं लोगे? और समोसे के बदले में कोफ्ता कौन लेना चाहेगा? हाँ दे दो इनको, समोसा दो कोफ्ता लो। अपने गांधी जी कहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा। है? मैं पूरा नाम क्यों लूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर हो गया सब। और प्लीज थोड़ा सा ये कचरा देखो, कुछ तो फूलों की वजह से और वैसे हो रखा है। आपसे निवेदन है कि कचरे पात्र में ही डालें, या फिर अपने बैग के बगल में पॉकेट है उसमें डाल लें। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि समोसा नहीं मिला, उसके बदले में कोफ्ता और चाहिए, तो वो ले सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिसाब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोफ्ता नहीं मिला हो, अरे इनको दो दो यार, इधर से 5 बार हाथ खड़ा कर दिया। हाँ भाई, और कौन है जिसको कोफ्ता नहीं मिला हो? हलवा जिसको नहीं मिला हो, हलवा पीछे थे कहना, लास्ट में हाथ खड़े कर रहे।
हाँ भाई टीम, कोफ्ता और किसको लेना था? हाँ दो इनको एक एक कोफ्ता और दो। है किसमें? हाँ इसमें क्लास है ना, लाइव चल रही है अभी। मेरी आवाज, अरे तो म्यूट तो कर देते उस्ताद, मैं क्या क्या बोल गया पता ना। कमेंट नहीं, वो कटवाई देना मेरी वाली बात तो। मैं तो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। हो गया भाई। अब आप है ना 10 मिनट का टाइम आपके पास। 1 मिनट। हाँ सर, कहाँ गया है? आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ नीचे। लो भाई चलो। हाँ भाई नीचे चलो, स्टाफ वाले। और मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप नहीं आए, बड़े दुख की बात है। बस आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि आपको हलवे की, समोसे की और कोफ्ते की सिर्फ पीडीएफ भेज सकते हैं। वो चाहिए तो बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आओ। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। चलो भाई ठीक है।
लिए तुम है नहीं क्या है ना नहीं करते। चलो नया टॉपिक पढ़ेंगे अब। लिखो राजस्थान के किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। नए पन्ने पे लिख ले कंजूस, नए पन्ने पे लिख। हाँ समाप्त लिखा है क्या? मैं इस पे किसान आंदोलन लिख रही है। राजस्थान के किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। अब हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके कारण होंगे, उसके परिणाम होंगे। जैसे 57 की क्रांति के कारण थे, वैसे किसान आंदोलनों के भी कारण होंगे। क्या कारण लिखो? किसान आंदोलनों के कारण, कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलनों के कारण। अब देखो, अभी जस्ट हमने क्रांति के प्रभाव पढ़े। तब क्रांति के प्रभाव में हमने पढ़ा था कि राजाओं की विलासिता बढ़ गई, अतः राजाओं ने कर बढ़ाने शुरू कर दिए, अतः किसानों ने क्या किए? आंदोलन। तो 57 की क्रांति का तो परिणाम है, किसान आंदोलन का कारण है। एक ही तो बात हुई, 57 की क्रांति का जो 57 क्रांति के बाद हुआ वो प्रभाव, किसान आंदोलन से पहले हुआ क्या हुआ? कारण। तो कारण लिख सकते हैं ना कि अंग्रेजी संरक्षण मिला तो राजाओं की विलासिता बढ़ गई, विलासिता बढ़ गई तो उन्होंने क्या बढ़ा दिए? कर। कर बढ़ा दिए, किसानों ने क्या किए? ये तो पढ़ा हमने, अभी खुद नहीं पढ़ा, लिखो पहला। अंग्रेजी संरक्षण में, इन ब्रिटिश प्रोडक्शन, अंग्रेजी संरक्षण में, इन ब्रिटिश प्रोडक्शन, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। अंग्रेजी संरक्षण में राजा, सही तो लिखा अंग्रेजी संरक्षण में, ठीक है। अंग्रेजी संरक्षण में लिख, में मछली वाला में। राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लिख। राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। अतः उन्होंने कर बढ़ाने प्रारंभ कर दिए थे, सो दे स्टार्टेड टू रेज टैक्सेस। अतः उन्होंने कर बढ़ाने प्रारंभ कर दिए थे, सो दे स्टार्टेड टू रेज टैक्सेस। अच्छा, विलासिता बढ़ने का मतलब क्या है? मौज मस्ती बढ़ गई। मौज मस्ती बढ़ गई तो महल में ही रहो, तो किसानों पर ध्यान देना क्या कर दिया? बंद। पहले क्या होता था, जब राजा लड़ाई करता था, लड़ाई करेगा तो लड़ाई के लिए युद्ध से, महल से बाहर जाना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। जब राजा महल से बाहर जाएगा तो लोगों के सुख दुख भी तो पता चलेंगे। राजा जब बाहर निकलेगा महल से तो उसे पता होगा भाई इस बार बरसात हुई कि नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो जनता से ज्यादा टैक्स लेना नहीं। दूसरा, जब राजा के युद्ध हुआ करते थे तब राजा को युद्ध में केवल लड़ाई की आवश्यकता थोड़ी है, लड़ने वाले ठीक है भाई, राजा के सैनिक लड़ लेंगे। सैनिकों के लिए आटा, वो तो कोई किसान ही भेजेगा। घोड़ों के लिए दाने, कोई किसान ही भेजेगा। हथियार बनाने वाले कोई लोग, कोई लोहार, कोई ना कोई तो होंगे, किसानों के अंदर से ही लोग होंगे। इसलिए राजा सबका ध्यान रखता, हथियार बनाने वालों का भी ध्यान रखो, घोड़े का चारा देने वालों का भी ध्यान रखो, सैनिकों के लिए जो गेहूं पहुंचाते हैं उनका भी ध्यान रखो। लेकिन अब राजा को इन सब का ध्यान रखने की आवश्यकता, अंग्रेजों का सपोर्ट है, अपनी लड़ाई होगी तो अपनी लड़ाई होगी, नहीं अपनी लड़ाई होगी तो अपनी तरफ से लड़ने के लिए कौन चले जाएंगे? अंग्रेज। तो अंग्रेजी संरक्षण में राजाओं और सामंतों ने किसानों पर ध्यान देना क्या कर दिया था? लिखो, अंग्रेजी संरक्षण में, इन ब्रिटिश प्रोडक्शन, अंग्रेजी संरक्षण में, इन ब्रिटिश प्रोडक्शन, राजाओं तथा सामंतों ने, किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, राजाओं तथा सामंतों ने, किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स,
किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पीजेंट्स, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पीजेंट्स, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। डिड नॉट पे अटेंशन ऑन पीजेंट्स, ध्यान देना क्या कर दिया था, बंद। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था, देखो कि राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था, पढ़ा था हमने। फिर अंग्रेज क्या करते, उस धन को टाइम टू टाइम बढ़ा दिया करते। अब टाइम टू टाइम जब बढ़ाएंगे तो राजा भी बढ़ाएगा, तो राजा किस पे क्या करेगा, किसानों पे कर बढ़ाएगा, तो किसान क्या करेंगे, आंदोलन। लिख लो, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गिव एक्सेसिव मनी टू ब्रिटिशर्स, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गिव एक्सेसिव मनी टू ब्रिटिशर्स, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिया जाता था। किंग्स गिव एक्सेसिव मनी टू ब्रिटिशर्स, तथा अंग्रेज इसे समय समय पर बढ़ा दिया करते थे। एंड ब्रिटिशर्स रेज्ड इट ऑन टाइम टू टाइम, तथा अंग्रेज इसे समय समय पर बढ़ा दिया करते थे। एंड ब्रिटिशर्स रेज्ड इट ऑन टाइम टू टाइम, तथा अंग्रेज इसे समय समय पर बढ़ा दिया करते थे। एंड ब्रिटिशर्स रेज्ड इट ऑन टाइम टू टाइम, अतः राजाओं ने नए नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। सो किंग्स इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस, अतः राजाओं ने नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। सो किंग्स इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस, अतः राजाओं ने नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। हमने देखो एक पढ़ा था कि अंग्रेजों का माल ज्यादा आया, अंग्रेजों ने व्यापारिक मार्गों का विकास किया, तो हमारे उद्योग धंधे भी बंद हो गए, हमारे व्यापारी भी समाप्त हो गए, या व्यापारी उधर ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए। अब पहले एक घर में 4 लोग थे, 2 खेती करते, एक फैक्ट्री में काम करता, एक किसी व्यापारी के पास में मजदूरी करता। लेकिन जब व्यापार समाप्त हुआ, फैक्ट्री बंद हुई, तो 2 लोग भी कहां पर आ गए, खेत, तो खेती पर भार बढ़ गया। तो अब खेती की इनकम हो गई कम, टैक्स हो गए ज्यादा, तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे बाद में। लिखो, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारे उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था। अवर इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड, हमारे उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था। अवर इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड, हमारे उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था। अवर इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर एंडेड, समाप्त हो गए थे। अतः मजदूर कृषि की तरफ विस्थापित हो गए थे। सो लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, अतः मजदूर कृषि की तरफ विस्थापित हो गए थे। सो लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, अतः मजदूर कृषि की तरफ विस्थापित हो गए थे। सो लेबरर्स वर माइग्रेटेड टू एग्रीकल्चर, अतः कृषि पर भार बढ़ गया था। सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, अतः कृषि पर भार बढ़ गया था। सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड, अतः कृषि पर भार बढ़ गया था। तो क्या क्या कारण हुए, राजा ध्यान देना बंद कर गए अंग्रेजों के कारण, विलासिता बढ़ गई तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे, अंग्रेज ज्यादा रुपए लेते तो नए नए कर लगाने शुरू कर दिए, उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य समाप्त हुआ तो मजदूर किधर आ गए, खेती की तरफ, तो खेती पर क्या बढ़ गया, बाहर। अच्छा, पहले अपने भारत में ज्यादातर खेती जो थी खाद्यान्न थी, कैसी थी, गेहूं बाजरा चावल जो हम खाते हैं वो उगाते हैं, तो वो लग जाता आपस में। और जो दूसरी चीजें भी होती तो एक दूसरे को दे के सामान लिया करते, बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर से वस्तु विनिमय। मेरे पास में चना है तो मैं आपको चना दे दूंगा, और आपके पास लकड़ी का गेट है तो लकड़ी का गेट ले लूंगा। लकड़ी का गेट जिसके पास है, वो जिसके पास बाल्टी है लोहे की, उससे बाल्टी ले लेगा, उसको लकड़ी गेट दे, एक दूसरे को सामान दिया करते। अंग्रेजों ने अपने को आके कहा, जब टैक्स बढ़ाया अंग्रेजों, तो हमारे का भाई थे, हमारे पास रुपए नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा तुम ऐसी फसलें उगाओ जिनसे रुपए ज्यादा मिले। तुम गेहूं बाजरा उगाते हो, उनमें रुपए ज्यादा मिलते नहीं।
तो क्या उगाया जाए? तो कपास उगाओ, गन्ना उगाओ, चाय उगाओ, कॉफी उगाओ, जूट उगाओ, है ना, नील की खेती करो। तो हमने कहा ये खरीदेगा कौन? तो अंग्रेजों ने हम खरीद लेंगे। तो अंग्रेजों ने नकदी फसलें उगानी शुरू कर दी। कौन सी? इनको बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं? ये तो खाद्यान्न फसलें जो खाने में काम आती है, एक जो बेचने वाली होती है उनको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप, नकदी फसलें होती। अब अंग्रेज खरीदते। अब जैसे कपास थी, भारत की कपास, अंग्रेज हमारी कपास को खरीद के बेचते थे अमेरिका। कहां बेचते? अमेरिका। अपनी चाय यहां से खरीदते और यहां से अमेरिका भेजा करते थे। अफीम मैंने बताया था चाइना, बात की थी हमने। मतलब हमारा माल अंग्रेज दूसरे देशों में बेचते हैं, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ गई। अब मान लो अमेरिका के मार्केट में कपास के भाव बढ़ गए, तो हिसाब से तो अपने किसानों को फायदा होना चाहिए, पर अपने किसानों को तो अमेरिका की जानकारी नहीं। तो अंग्रेजों ने, मान लो 100 रुपए क्विंटल कपास है और अमेरिका के मार्केट में 150 रुपए क्विंटल हो गई, तो अंग्रेज अपने को बताते नहीं, तो 50 रुपए अंग्रेजों के पास गए, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। और मान लो कभी घट गया, 70 हो गया, तो अंग्रेजों का 60 ही है भाई साहब उधर, तो अपने घाटा। तो हम जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ गए थे, और वर्ल्ड इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी भाव बढ़ते हैं कभी भाव घटते हैं। हमारे किसानों को उतार चढ़ाव कभी भी समझ में आए नहीं, इसलिए हमारे किसानों को ज्यादातर उसमें क्या हो जाता था? घाटा। क्या हो जाता था? घाटा। देखो, अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था। ब्रिटिशर्स कनेक्टेड अवर इकोनॉमी टू वर्ल्ड इकोनॉमी। तथा हमारे किसान एंड आवर पीजेंट्स विश्व अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लक्चुएशंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी। विश्व अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लक्चुएशंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी। विश्व अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझ नहीं पाते थे। कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लक्चुएशंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी। विश्व अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों को समझे नहीं पाते थे। और इसका तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आप। 2010 के आसपास में गवार की फसल होती है, गवार। गवार के नॉर्मल रेट जो मार्केट में चलते थे उन दिनों, वो थे कुछ 2400 रुपए क्विंटल के आसपास। कितने? 2000 रुपए, 2400 रुपए, ये भाव, 2200 रुपए, 2400 रुपए भाव चलता। 2010 में अमेरिका को गवार की आवश्यकता थी। किसको? कौन सी फसल चाहिए? गवार। उनके कोई सेल गैस की खोज हुई थी, उसके लिए गवार गम चाहिए था। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा। तो साल गवार की रेट अचानक बढ़ी, तो गवार की रेट हो गई 40,000 रुपए क्विंटल। कितनी भी? 2400 से। अब उसमें क्या हुआ भाई, मैं एक किसान हूं, तो होता क्या, किसान कोशिश ये करता है कि फसल निकली, निकलते बेच दे ताकि रुपए आ जाए, तो अपने घर में कामकाज चलाए। भाई किसान का तो फाइनली साधन ही कौन सा है? खेती तो है। तो मान लो मैंने 2400 रुपए क्विंटल में बेच दिया, भाव अचानक बढ़े नहीं, धीरे धीरे बढ़े, 2400 से 2800, 2800 से 3200, 3200 से 5000, 5000 से 7000, वैसे हुए। तो मान लो आपने 15 दिन बाद बेचा, आपको भाव 2400 के नहीं मिले, आपको 4000 के भाव मिले। तो कुछ किसानों ने थोड़ा और होल्ड किया, अरे भाव बढ़ रहे हैं थोड़ा होल्ड करते हैं, तो किसी को 5000 का भाव मिल गया, किसी को 7000 का भाव मिल गया। कुछ एक किसान ऐसे थे जिनको वो 25,000, 30,000 वाले भाव मिले, पर उस साल लोगों को भाव मिले। मुझे याद है उस साल गांव में अचानक मोटरसाइकिल्स बढ़ गई थी, है ना। पहले गांव में मोटरसाइकिल इतनी नहीं होती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल ऐसा साधन माना जाता जो किसी काम नहीं आएगा, केवल एक सवारी को बिठा के ले जा सकता है। गांव वाला ये सोचता है कि साधन ऐसा हो जो खेत से सामान तो ले आए, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसा सब 4-5 लोग भी बैठ जाए। भाई घर में 2 सदस्य तो है नहीं, ये तो अब आया है हम दो हमारे दो, है, और धीरे धीरे तो हम दो और हमारा एक, उस पे आ रहा है हम दो और हमारा कोई नहीं, धीरे धीरे तो आएगा कि हम एक, हमारा दूसरा भी होना नहीं चाहिए। तो पहले तो था भाई घर में 5-7 टाबर नहीं खेलते हो, फिर घर का मतलब ही क्या निकले, पहले तो यू मानते थे। तो अब उनको लगता है साधन थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपने पास, तो मोटरसाइकिल बड़ा रिवाज ही नहीं था। पर उस साल गांव में खूब सारे मोटरसाइकिल आए, कि मान लो एक कोई लड़का है, उसने पड़ोस के मोटरसाइकिल देख ली, तो उसने जिद की अपनी मम्मी को आगे, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। मम्मी ने समझाया, बेटा क्या करेंगे मोटरसाइकिल कार, क्या काम आएगी, अपने ट्रैक्टर खड़ा, ऊंट गाड़ी खड़ी, बैलगाड़ी खड़ी, 4 लोगों को चढ़ा के लेके जाती है गाँव से, सॉरी खेत से कोई फसल भी लेके आ जाती है, कोई हरा चारा भी लेके आ जाती है, मोटरसाइकिल क्या काम आएगी।
बच्चे ने फिर भी जीत गई, ना मैं तो लूंगा मोटरसाइकिल। फाइनली मम्मी ने परेशान हो गया, वाह ले जाए गवार की बोरी। गवार की बोरी 40,000 की, स्प्लेंडर 40,000 की। तब इतने क्या आती थी, मतलब एक गवार की बोरी देके बंदा क्या लेके आ जाता था। तो उस साल बड़ा ही प्रचार प्रसार हुआ कि अगले साल गवार की रेट 60,000 रुपए क्विंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सब तरफ, मतलब सियाने सियाने लोगों ने ये बातें कही कि अगले साल, भाई समझदार लोगों ने गांव गांव में जाके प्रचार किया कि अगले साल गवार की रेट क्या होगी, 60,000। इसलिए सारे लोगों को क्या बोलना चाहिए, गवार। अच्छा, राम जी राजी हुए, उस साल गवार हुआ भी बहुत ज्यादा। एक तो क्या होता है भाई, गवार लगभग बारिश से होने वाली फसल है, आपने बोया, बारिश नहीं हुई तो नहीं होगा, पर उस साल बारिश अच्छी हुई तो गवार हुआ भी खूब सारा। अब वो शुरुआत में उसके रेट थे मान लो 38,000, है ना, जब फसलें कटने का सीजन है 38,000 थे। लोगों को पता था कि इस बार भाव क्या जाएंगे, 60। तो मान लो मैं एक गांव का किसान हूं और मेरे 20 क्विंटल गवार हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा बेच दूं और बेच के रुपए लेके आऊं। पर गांव में एक बड़ा किसान भी, उसने मेरे को पूछा भाई कितना हुआ तेरे गवार, मैंने कहा 20 क्विंटल। किस भाव से बेचेगा, मैंने कहा 38,000 रुपए का भाव चल रहा है, तो जाके बेच के आऊंगा। तो उसने कहा 40 पकड़ दिए ही दे दे मेरे को। तो मुझे लगा 2,000 का एक्स्ट्रा फायदा तो गाँव में ही है। तो मेरे तो 20 क्विंटल में ही फायदा तो हो ही रहा है मेरे को, तो 20 वो 2,000 का फायदा हो ही रहा है मेरे को। तो फिर लाऊंगा, ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फिर मंडियों में ये दिक्कत भी रहती है, आप लेके गए आज तुला ही नहीं, जरूरी नहीं होता आज लेके आल का आज खरीद लिया, आपको ज्यादा खड़े थे, उसने कहा रुक जाओ कल तोल लूंगा, तो रात रुकना पड़ेगा, बारिश आ जाए और आ जाए, किसान के सो टेंशन होती है। अरे ठीक है ना, अपने को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्विंटल के पीछे, 20 क्विंटल के पीछे कितने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है अपने होल्ड करते हैं। तो उसने वहीं पर होल्ड क्यों करते हैं, अपने बेच देते हैं, उसने बेच दिया। वो जो बड़ा किसान है उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे को 1 क्विंटल में एक्स्ट्रा कितने देने पड़ रहे हैं, 2, पर 60 आएंगे तो अपने तो 20 और कमाएंगे, अपने कोई बात नहीं, ये जो दिए हैं ये तो अपने 1 क्विंटल में पूरा कर लेंगे इसके। अब भाई उस साल भाव बढ़े नहीं, घटने शुरू हो गए। कारण क्या, अब अमेरिका गवार नहीं चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई है। जब डिमांड ज्यादा थी तो चीजों की कीमतें बढ़ी, और सप्लाई इतनी थी नहीं। इस बार डिमांड नहीं है, सप्लाई खूब सारी है, तो क्यों रेट बढ़ेगी, अब रेट घटनी शुरू हुई। घटते रेट में कोई जल्दी से सामान बेचता नहीं, 38 है, 35, 35 है, 32, 32 है, 28। फाइनली लोगों ने 4500 रुपए में बेचा। कितने बेचा? और उसमें भी कईयों ने तो बेचा और नहीं। मेरे रिलेटिव है, उनके पास तब से पड़ा है, और उनको कह दो बेच दो गवार के, ना भावासी, करण अर्जुन आएंगे और तब तक हम रखेंगे भाई साहब इसको। गवार के साथ ठीक ये रहता है कि वो खराब नहीं होता, कितने दिन ही पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, तो लोगों ने रख रखे। मेरे कॉलेज में सीनियर थे, तो वो भैया बताते हैं कि उस साल उनको गवार में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2010 में 1 करोड़ रुपए बहुत होते थे, अब तो फिर भी लोग ये टर्म सुन के डरते नहीं है, पहले तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम भाई। 1995 तक गांव में 1 लाख रुपए बहुत बड़े होते थे, अभी तक बोलते हैं वो लखपति है। लखपति मतलब 1 लाख रुपए, ये तो आज हुआ है कि 1 लाख रुपए तो आप जेब में लेके घूमते हो। हम कोचिंग वालों को ला कर पढ़ा हो जा शुरू, है ना, डांस करना शुरू कर दे, 1,12,000 तो आप लेके घूम रहे हो भाई साहब, पहले नहीं होते थे रुपए। तो मेरे कॉलेज सीनियर बताते यार उस साल हमें 1 करोड़ का घाटा हुआ था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया 1 करोड़ का घाटा 2010 में बहुत बड़ी रकम थी, क्या असर पड़ा आप पे? तो उसने कहा देख फाइनेंशियल तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, हमारे 3-4 बिजनेस चलते हैं, तो गवार वाले में घाटा हुआ तो बाकी में फायदा हुआ, तो उस साल कुल मिला के हमारा जीरो हो गया भाई, बचा नहीं हमारे पास भाई, ये सब नहीं था, हम लॉस में गए, कहीं से फायदा हुआ कहीं से घाटा हुआ, तो ले दे के बराबर हो गए। पर पापा के पजामे तो ढीले हुए थे। आदमी को मानसिक टेंशन तो होती है, फाइनेंशियल नहीं है, सोचता तो ये आदमी को अरे यार इतने में खरीदा था, इतने में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2010 में भी जब अपने किसानों को नहीं पता कि भाव कब बढ़ते हैं कब घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, तो 1910 में तो कैसे पता होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं, और हमारे किसान उन उतार चढ़ाव को कभी भी समझे नहीं। फिर है ना अपने सारे किसान आंदोलन, एक हम बिजोलिया पढ़ेंगे, बिजोलिया थोड़ा पहले शुरू हो गया था, बाकी सारे किसान आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए। किसके बाद शुरू हुए? वर्ल्ड वॉर आया। वर्ल्ड वॉर में है ना हमेशा महंगाई बढ़ेगी, जब युद्ध की स्थिति होगी तो क्या बढ़ेगी, कारण है। कारण क्या होगा कि भाई जैसे सब्जियां हैं, तो सब्जी कैसे, कोई गाड़ी होगी, खेत से गाड़ियों के अंदर सब्जी आएगी, तो रेगुलर सप्लाई होती रहेगी, तो सब्जियों का रेट बराबर है। मान लो ये सप्लाई टूट जाए, गाड़ी आनी बंद हो जाए, मार्केट में सब्जी कम हो, तो सब्जी के रेट ज्यादा होंगे कम होंगे, रेट बढ़ेंगे। युद्ध के टाइम में गाड़ी घोड़े तो सारे युद्ध में लगेंगे, लोग तो सारे युद्ध में लगेंगे, तो सप्लाई टूटेगी, सप्लाई टूटेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई नहीं है तो चीजों की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए युद्धों के टाइम में हमेशा महंगाई बढ़ जाती है।
क्या बढ़ जाती है? महंगाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में महंगाई बढ़ी हुई। अच्छा, वॉर लड़ने के लिए राजा महाराजा भी गए, अंग्रेजों का भाई सहायता करो। अब युद्ध लड़ने के लिए रुपए कम चाहिए ज्यादा, तो राजाओं ने कर बढ़ा दिए और नए कर लगा दिए, युद्ध कर। क्या लगा दिए? अब एक मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, पर मेरे 100 रुपए में यह है कि 50 रुपए में घर चलता है, 20 रुपए राजा टैक्स के लेके जाता है, तो 30 मान लो मेरे पास बच गए। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, तो मेरा घर 50 में नहीं चल रहा, मेरा घर चल रहा है 70 में। अच्छा, मेरे पास कितने बचे? 30। राजा उसमें से कितने लेके जा रहा है? 20। तो एक तो मेरे पास 10 है, फिर राजा ने कहा इस बार तो टैक्स भी ज्यादा लूंगा, 30 के 30 लेके जाऊंगा, तो मैं तो बराबर आ गया। और राजा ने 40 ले लिया, घर पे मेरे 70 की जगह 80 लग गए, तो मुझे तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब किसान को हो रहा था घाटा, घाटा होगा तो क्या करेगा? आंदोलन। तो दोनों चीजें, महंगाई बढ़ी हुई है, कर बढ़ा दिए गए। कब? वर्ल्ड वॉर। कौन से, किसके टाइम में? वर्ल्ड वॉर। लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, महंगाई बढ़ चुकी थी, इन्फ्लेशन हैड बीन इंक्रीज्ड। महंगाई बढ़ चुकी थी, इन्फ्लेशन हैड बीन इंक्रीज्ड। तथा राजाओं ने कर बढ़ा दिए थे। एंड किंग्स रेज्ड टैक्सेस। तथा राजाओं ने कर बढ़ा दिए थे। एंड किंग्स रेज्ड टैक्सेस। तथा राजाओं ने क्या कर दिए? कर बढ़ा। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। कौन भारत आ गए? गांधी जी पहले अफ्रीका रहते थे, गांधी जी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। कब भारत आते हैं? गांधी जी पहले आदमी है भारत में जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा, जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है भाई, कांग्रेस बन गई थी 1885। कांग्रेस कब बन गई थी? बने हुए कहने को तो 30 साल हो गए, लेकिन 30 साल तक अब तक जो नेता थे वो आम जनता को कांग्रेस के साथ में जोड़े नहीं पाए थे। कारण था, कांग्रेस के काम करने का तरीका जो था वो ये था कि साल में 3 दिन की एक मीटिंग करती, उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित करती क्या क्या करना है, फिर एक साल कोई काम नहीं करती, फिर अगले 3 दिन के लिए आती। तो शुरुआत वाले नेता तो यही काम करते। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट शुरू में जो शुरू किया गया था वो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया। वे सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील थे, तो उन सब की नौकरियां थी, तो वो कहते भाई 12 महीने तो कैसे करें, 12 महीने आंदोलन तो होगा नहीं, मुझे तो मेरी वकालत करनी है, मुझे तो मेरी डॉक्टरी करनी है, मुझे तो मेरी टीचिंग करनी है। हाँ, साल में 3 दिन का टाइम निकाल लूंगा और आके अंग्रेजों से बात कर लूंगा, क्या समस्या है? यही किया जा सकता और तो क्या है। तो शुरुआत में हमारे जो नेता थे उनको हम बोलते हैं नरम दल के नेता। क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स, जो नरम नरम बातें करते। उनका यह मानना था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज हमारे देश में काम भी कर रहे हैं, पर कुछ चीजें अंग्रेजों के सामने नहीं है, वो चीजें अंग्रेजों के सामने लानी है। तो 3 दिन बैठते, बाकायदा सूटेड बूटेड सारे अंग्रेजी बोलते, 3 पेन टांगे हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, उस टाइप के लोग अंग्रेजी में पूरा प्रस्ताव तैयार करते। बाकायदा अंग्रेजों के पास जाते, मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते यस कम इन सर, ये 10 थोड़ी सी चीजें थी, देख लेना, टाइम मिले तो कर देना, नहीं टाइम मिले तो करने की कोई जरूरत ही, आप वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हो, भारत पर आपके बहुत एहसान है, जाना मत, रहना यही भारत में ही, आप चले जाओगे हम आपके पैर पकड़ के लाएंगे। ये उनके स्टेटमेंट थे। अंग्रेज मान लो 10 में से 3 कर देते तो बाकायदा स्वागत करते, करे 3 काम अंग्रेजों ने किए, अंग्रेजी सरकार हमारे बहुत भले के लिए सोच रही है। अगली बार फिर जाते, जाकर थैंक यू सर, 3 काम आपने किए। 7 काम नहीं देख पाए क्योंकि आप थोड़ी बिजी रहते हो, 7 वो और 2 और है, देख लेना, टाइम मिले तो कर लेना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। ये हमारे नरम दल वाले नेता थे। फिर आए हमारे गरम दल वाले। कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। काम ये कि वो करते थे, वो एक 3 दिन का प्रस्ताव लेते, बस ये थोड़े लोग वो थे। पहले वाले यूं करते, भाई मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते आ जाओ तब तो जाते, अंग्रेज कहते बाहर बैठ जाओ तो बाहर ही बैठ जाया करते, अंग्रेज आधे घंटे बाद बुलाते, आधे घंटे बाद जाते। अब बाल गंगाधर तिलक उस टाइप के थे कि सूटेड बूटेड नहीं तो धोती पहन रखी थी, लंगे का लांग इधर से, धोती का लांग पकड़ रखा था, 5 भाई इधर चल रहे हैं, 5 इधर चल रहे हैं, साहब आ रहे हैं, हट जाओ, उस टाइप का फील लेते। हाँ, अंग्रेजों से मैं कमी नहीं करते, सीधे अंग्रेजों को बीच में घुसते कि आज का आज काम होना चाहिए भाई साहब। तो यूं माहौल तो ठीक बनता था, भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, इस टाइप का। पर आम जनता अभी तक भी ज्यादा जुड़े। गांधी पहले आदमी थे जो लोगों के बीच चले गए। गांधी का भारत का पहला आंदोलन चंपारण है ना, एक गांवड़े में आंदोलन चल रहा था यार। गांधी चंपारण बिहार की एक छोटी सी जगह है, गांधी जी वहां एक जिला मान लो,
एक जिले में गांधी जी गए, पूछा क्या समस्या है, और वो भी नील के किसानों को समस्या, केवल सारे किसानों को नहीं है, उन किसानों को जो नील की खेती करते हैं। बताओ क्या समस्या है। लोगों से जुड़े, लोगों के बीच में जाके बैठे। पहली बार लोगों को लगा हमारे बीच में से कोई नेता है। अच्छा, गांधी जी जब तक अफ्रीका रहे बड़े सुटेड बुटेड रहे। गांधी जी के आप हर फोटो अफ्रीका में देखोगे उनमें कोट पैंट में, बाल है गांधी जी के बहुत अच्छे। यहां आते गांधी जी को लगा कि ना, भारत में यदि बाल वाल लंबे और आदमी 2 बार ऐसे कर ले तो लोग कहते थे हीरो बने। तो गांधी जी ने कहा उस तरह फेरा जाए भाई साहब, बाल होने नहीं चाहिए, रोड पे 4 बार हाथ फेरेंगे ऐसे। सुटेड बुटेड सब उतारे गांधी जी ने, खाली एक धोती पहननी शुरू की। लखनऊ में गांधी जी एक जगह भाषण दे रहे थे, तब गांधी जी ने कहा खादी के कपड़े पहनने चाहिए, हमें अंग्रेजों के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ आपके तरफ, उसने कहा बापू खादी महंगी है, अंग्रेजों वाली कोट पैंट आती है सस्ती, अंग्रेजों का जो कपड़ा आता पैंट शर्ट आती है वो सस्ती पड़ती है, खादी की बनवाए तो महंगी पड़ती है, कैसे पहन ले। ये ना प्रैक्टिकल बात किया करो, फर्जीवाड़ा नहीं चलता। तो बापू उनका कपड़े ज्यादा पहनो क्यों कम पहनो, खाली धोती पहनो, ऊपर पहनने की क्या आवश्यकता है। तो आप बापू की सारी फोटो देख लो, खाली धोती में ही है, तो वही तो इधर है वही इधर। लोगों को पहली बार लगता था कि हमारे जैसा है, हमारे बीच में कोई आदमी आ गया, मतलब गांधी भारत में देवता बन गए थे। लोगों को लगता था भगवान के भेजे में, और ये जो कहेंगे वो सही हो जाएगा एकदम। इवन गांधी जी ने भारत में आकर दारू नहीं पीनी चाहिए, अब लोग फॉलोवर बन गए उनके। अब मान लो गांव में कोई शराबी आदमी है, वो शाम को 8 बजे होते हैं उसको तो जाना भाई ठेके पे, तो वो ठेके की तरफ जा रहा है, गांव में 4 आदमी और बैठे, उनका अरे गांधी जी ने मना किया शराब नहीं पीनी चाहिए, उसने कहा अरे गांधी की तो उनके पैसे की पीता हूं क्या, उनके घर के पैसे की पीता हूं क्या, मेरे पैसे की पीता हूं और मैं तो पीऊंगा। लोगों ने कहा तू गांधी जी के बारे में उल्टा बोल रहा है, उसने कहा हाँ, 2-4 उसने डायलॉग और सुना दिए। उस रात को उस आदमी घर की छत गिर गई किसी भी कारण से, लोगों ने कहा जो बापू से टकराएगा चूर चूर तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गांधी ने, इसलिए 1917 के बाद, चंपारण के आंदोलन के बाद, या 1915 के बाद, गांधी जी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट में किसानों की संख्या बढ़ी। और जब किसानों की संख्या बढ़ी तो उनके समझ में आया कि सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अब तक लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। समस्या होना और समस्या के लिए घर से बाहर आना दो अलग अलग चीज है। समस्या हम सबकी हो सकती है किसी न किसी कारण से, उसके लिए आंदोलन करना बहुत अलग चीज हो जाती है। गांधी लोगों में कॉन्फिडेंस ला गया कि यदि हम आंदोलन करेंगे तो हम चीजों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। लिखो, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद, आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद किसानों का आत्मविश्वास बढ़ गया था। कॉन्फिडेंस ऑफ पीजेंट्स वाज इंक्रीज्ड, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ गया था। कॉन्फिडेंस ऑफ पीजेंट्स वाज इंक्रीज्ड, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ गया था। कॉन्फिडेंस ऑफ पीजेंट्स वाज इंक्रीज्ड। एक यदि आपने नाम सुना हो तो रूस में एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक। कौन सी क्रांति हुई थी? वही देखो, वापस मैं उसी बात पे आता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू है, वर्ल्ड वॉर के अंदर महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, तो राजा खर्चे को पूरा करने के लिए खर्चा ज्यादा चाहिए राजा को, तो राजा क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। तो रूस में राजा था, उसका नाम था निकोलस सेकंड। क्या नाम था? और रूस के राजा निकोलस सेकंड ने क्या बढ़ा दिए, टैक्स। जनता परेशान हुई, तो वहां रूस में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। क्या नाम था? उस बोल्शेविक पार्टी ने किसानों का आप तो हमारे साथ आओ, हम युद्ध बंदी कर देंगे, रूस युद्ध लड़ेगा ही नहीं। उनका वर्ल्ड वॉर में रूस का क्या लेना देना है, लड़ाई तो जर्मनी और फ्रांस की है। किसकी लड़ाई? लड़ाई जर्मनी और फ्रांस की थी। फ्रांस की तरफ से इंग्लैंड आया, इंग्लैंड का साथ देने के लिए रूस आ गया, तो रूस लड़ाई रोक देगा। अब लड़ाई रोक देगा तो युद्ध खर्चा कम हो जाएगा, तो कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तो महंगाई बढ़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर युद्ध रोक देंगे, सप्लाई सही हो जाएगी, सप्लाई सही हो जाए महंगाई भी क्या जाएगी कम, तो हम महंगाई भी कम कर देंगे, हम टैक्स भी तुम्हारे क्या कर देंगे कम, तुम हमारा साथ दो। तो किसान कौन सी पार्टी के साथ में? बोल्शेविक। और बोल्शेविक पार्टी ने रूस पर कब्जा कर लिया, राजा को मार दिया। ये बात पूरी दुनिया में गई कि ये भी एक तरीका है महंगाई कम करने का। अच्छा, अपने यहां पर बेसिकली जो किसान जो है वो शांत स्वभाव का है, अपने यहाँ पे जल्दी से हिंसा मारकाट वाली बात करने वाले लोग ही नहीं है।
तो लोगों को लगा कि ठीक है, हम रूस की तरह बोल्शेविक क्रांति करके मार तो नहीं सकते, पर आंदोलन करके टैक्स तो कम करवा ही सकते हैं। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसका संचार किया? उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आई कि सिस्टम किस प्रकार हमारे खिलाफ काम करता है, और यदि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो अब उन्होंने कहना शुरू किया कि अपने राजा को अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में जाने की क्यों आवश्यकता है। यदि अपना राजा अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में नहीं जाएगा तो टैक्स बढ़ाएगा, यदि युद्ध में नहीं जाएगा तो सप्लाई चेन टूटेगी नहीं, तो महंगाई कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएंगे, तो हमारा तो ठीक ही है, क्यों जाना है भाई साहब। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि राज्य जो कर रहा है वो सही है या गलत। यदि वो गलत है तो उस पर सवाल उठाने अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, राजनीतिक चेतना है। वो कौन सी क्रांति लेके आई थी, है ना। मैं आप लोगों को जब कहता रहता हूं ना कि बाहर पढ़ना चाहिए, कि बाहर पढ़ना चाहिए, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो, तब मुझे लगता है कि बोल्शेविक क्रांति भी 1917 में कब हुई, कहां पे हुई, तो भी गांव गांव में लोगों को पता था कहां हुई है। आज क्या चल रहा है किसी भी देश में तुम नहीं जानते, क्योंकि करंट से अपडेट नहीं रहते। उस समय लोगों को पता था। अपने आगे बिजोलिया, बेगू सब आंदोलन पढ़ेंगे, सब के अंदर मतलब लोगों के से गाने बनाए हुए 1917 के आसपास में कि रूस के राजा का पता नहीं चला तो अपने वाले राजा की तो औकात क्या है। इसका मतलब लोगों को पता तो था कि इस प्रकार की कोई क्रांति वगैरह की बात चल रही है। लिखो, रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण, ड्यू टू बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण, ड्यू टू बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण, ड्यू टू बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग पीजेंट्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग पीजेंट्स। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड अमंग पीजेंट्स। ये मुख्य कारण हो गए ना। अब एक एक आंदोलन अलग अलग पढ़ते हैं कौन कौन से। पहला लिखो बिजोलिया आंदोलन। कौन कौन से वे? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया कौन से जिले में पड़ता है? लिख लो बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया ब्रैकेट में भीलवाड़ा लिख लेना भाई। जैसे हम 57 की क्रांति पढ़ रहे तब हमने बीच में दो नाम पढ़े। एक नाम पढ़ा सलुम्बर, एक नाम पढ़ा कोठारिया। हमने मारवाड़ में कुछ नाम पढ़े, आउआ, है ना, अशोक, गुलर। क्या है ये? ठिकाने। क्या है? ठिकाने। और ठिकाने किनको मिलते हैं? सामंतों को। सामंत होते ज्यादातर राजा के भाई बंधु। एक एक भाई राजा बनता, बाकी जो भाई होते उनको क्या बांटे करता? ठिकाने। और उन ठिकाने जिनको मिलते उनको क्या बोलते? सामंत। क्या बोलते? सामंत। बिजोलिया कौन से जिले में? भीलवाड़ा। कौन जिले में? भीलवाड़ा। उस समय जब राजाओं का राज था तब रियासत लगती मेवाड़। कौन सी लगती? आज के 5 जिले मान लो आप जो मेवाड़ में आते थे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर। कौन कौन से जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर। इन सबको मिला के हमारा एक देश बनता था। उस देश का नाम क्या था? मेवाड़। उसका अलग झंडा होगा, अलग सिक्के होंगे, अलग राजा होगा, अलग संधियां होगी, अलग कानून होंगे। पहले बड़ी बात। तो बिजोलिया, अब बिजोलिया में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने? जैसे भारत आज एक देश है तो भारत में राज्य है, तो कई बड़े राज्य और कई छोटे राज्य भी तो है। इवन आप कहोगे सर कुछ तो राज्य और कुछ तो केंद्र शासित प्रदेश ही है, अलग अलग है। अच्छा, राज्य भी है तो उनमें एक तो राज्य यूपी है, एक सिक्किम है। सिक्किम भी है तो राज्य पर इतना सा राज्य, तो गोवा भी है। तो कई छोटे छोटे राज्य भी है, कई यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्य भी। तो उस टाइम भी छोटे ठिकाने भी होते और बड़े ठिकाने। तो ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट ग्रेड के ठिकाने, सेकंड ग्रेड के ठिकाने, थर्ड ग्रेड के ठिकाने। तो मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। कितने? ये सलूम्बर, कोठारिया सारे कौन से ग्रेड के थे? ऐसे कैसे बिजोलिया भी कौन से ग्रेड का था? मेवाड़ में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, यदि आपने नाम सुना तो, राणा सांगा। कौन हुए थे? राणा सांगा ने ये ठिकाना अपने एक सेनापति को दिया था, अशोक परमार को। किसको दिया था? कौन सा ठिकाना? बिजोलिया। किसने किसको दिया? कौन सी ग्रेड का ठिकाना था? राणा सांगा ने एक बड़ा युद्ध लड़ा था, यदि आपको नाम किसी को बता तो, खानवा।
नहीं पता तो आगे हम पढ़ लेंगे। इस अशोक परमार ने उस खानवा की लड़ाई में भाग लिया था। कौन सी लड़ाई में भाग लिया था? खानवा भरतपुर के अंदर पड़ता है, बाबर से सांगा लड़ा था। ये सब बातें अलग करेंगे, अभी इतनी बातें। बिजोलिया कौन सी रियासत का ठिकाना है? मेवाड़। कौन से ग्रेड का ठिकाना है? फर्स्ट। किसने किसको दिया? और अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया? लिख लो। ये बिजोलिया की हिस्ट्री है, किसान आंदोलन शुरू नहीं हो रहा, बिजोलिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम थोड़ी। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा अलॉटेड दिस ठिकाना, अलॉट किया मतलब ना, राणा सांगा अलॉटेड दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा अलॉटेड दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा अलॉटेड दिस ठिकाना टू अशोक परमार। लाइन चेंज कर लिखो। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। बॉक्स बंद करो इस पूरी बात को, है ना। ये बिजोलिया की हिस्ट्री है। बिजोलिया का आंदोलन तो हम बाद में शुरू करेंगे। बिजोलिया क्या था तो वो अपने को पता होना चाहिए पहले। बिजोलिया अब तो कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा। तब रियासत कौन सी लगती? मेवाड़। कौन से ग्रेड का ठिकाना? फर्स्ट ग्रेड का। किसने किसको दिया? राणा सांगा ने अशोक परमार को। अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़ा? आंदोलन कल पढ़ेंगे।